हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% आएंगे। और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर कर ही बोर्ड एग्जाम देने जाना, वरना आपके यहाँ से 3 नंबर टोटल आपके यहाँ से 3 नंबर क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप इसे नहीं तैयार करते हो तो आपके 3 नंबर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर कर ही जाना। तो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरे पास क्वेश्चन पेपर हिंदी का, और मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम देने जाने में, जब आप देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, जब स्टूडेंट आप क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन का पहले से ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन गा और घा और अंगा। ठीक है, गा घा अंगा। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है, एंड संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे विधा और लेखक और शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और एकांकी लेखक से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन पेपर में ये दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है। तो ये 1-1 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखो, तो यहाँ पे आपको एक नाम लिख देना है जो कि शुक्लोत्तर युग की ही हो। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वह है यशपाल। ठीक है, यशपाल एक शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर बोले कि प्रसिद्ध, तो यहाँ पे प्रसिद्ध बोले तो भी आप लिख देना, अगर प्रसिद्ध नहीं कहता है तो भी ठीक लिख देना यशपाल को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2 कि किसी एक, यहाँ पे कह रहा है किसी एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताना है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो संस्मरण विधा के लेखक हैं वह है बनारसी दास चतुर्वेदी। संस्मरण विधा के लेखक कौन है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी एक संस्मरण विधा के लेखक हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे आ जाता है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, या फिर ऐसे भी दे दे कि किसी एक एकांकी लेखक के किसी एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक का नाम लिखिए। अगर प्रसिद्ध दे तो भी आप लिखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, क्योंकि ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और अगर ऐसे कहता है तो भी आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लिख देना। ठीक है, जो आपके राम कुमार वर्मा है वह एकांकी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो शुक्लोत्तर युग के कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो वो है यशपाल। कौन है, तो यशपाल एक शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, और अगला है कि बनारसी दास यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो जो संस्मरण विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं वह हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, और स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, और इसी 10 से आपका 3 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस 10 को तैयार कर लेते हो तो आपका 3 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर साल आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे आत्मकथा लेखकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो जो हिंदी के आत्मकथा के लेखक हैं वह हैं फर्स्ट आपके श्याम सुंदर दास। कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं फर्स्ट, एंड सेकंड हैं बाबू गुलाब राय। सेकंड कौन है, तो बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न 5 है, कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कलम का सिपाही है वह किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही एक उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताना है, देख सकते हैं आप। तो वो हैं आपके प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि भूले बिसरे चित्र क्या है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखना है, ठीक है। तो जो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, यानी कि जो इसको मतलब जो इसके रचयिता हैं जिन्होंने इसको लिखा है, वह है भगवती चरण वर्मा, ठीक है। भगवती चरण वर्मा ने भूले बिसरे चित्र को लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यहाँ पे किसी एक प्रसिद्ध निबंधकार का नाम लिखिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी एक प्रसिद्ध निबंधकार का नाम बताइए, ठीक है। और ये हर साल आता है, ठीक है। और होता मतलब ये है एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। और आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह हैं निबंधकार के सबसे प्रसिद्ध लेखक। किसी एक प्रसिद्ध लेखक यहाँ पे देखिए किसी एक प्रसिद्ध निबंधकार के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 9 है अजातशत्रु किस विधा की रचना है। जो अजातशत्रु जो रचना है वह किस विधा की है। यहाँ पे आपको विधा बताना है या किस विधा की रचना है। तो अजातशत्रु एक नाटक विधा की रचना है, ठीक है। अजातशत्रु एक नाटक विधा की रचना है। अब आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे रीतिकाल इस प्रकार से जो आता है उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे प्रश्न 9 से 10 यहाँ पे क्वेश्चन देखें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर ही जाना है अपने बोर्ड एग्जाम देने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये यहाँ पे आपको रीतिकाल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल मतलब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का आता है। तो देखिए स्टूडेंट अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर के साथ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये 2016 का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2016 का एक क्वेश्चन पेपर है और मैं यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाते रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन का खा गा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 में का खा गा ऐसे मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आता है और ये 2-2 नंबर के होते हैं। और ये जो गा ऑप्शन होता है यह 1 नंबर का आता है, ठीक है। और ये 2-2 नंबर के आते हैं। यहाँ से टोटल आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे पूछ लिया है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। और अगला है रसिक प्रिया तथा दीपशिखा के रचयिताओं के नाम लिखिए, ठीक है। और ऑप्शन ग है उत्तरायण कीर्ति के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है। और यहाँ से 1 नंबर मिलेंगे अगर आप रचना के रचयिता का नाम बता देते हैं तो प्रश्न संख्या 2 में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह रीतिकाल से ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या फिर रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर रीतिकाल की 2 प्रमुख 2 प्रवृत्तियाँ निम्न है, या फिर लिख सकते हैं रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न है। यहाँ पे अगर प्रवृत्ति बोलता है क्वेश्चन में तो प्रवृत्ति लिखना, अगर विशेषता बोलता है तो विशेषता लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद में लिख सकते हैं आप फर्स्ट लिख देना कि मुक्तक काव्य की प्रमुखता क्या। तो मुक्तक काव्य की प्रमुखता और यहाँ पे पूर्ण विराम दे देना। और अगला लिख देना श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। और अगला यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन है वह है रीति ग्रंथों की रचना। एकदम इजी है, रीति ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, रीति ग्रंथों की रचना। या फिर आप इसको भी याद कर सकते हैं मुक्तक काव्य की प्रमुखता, ठीक है। आपको 2 ही लिखना होता है, मैंने इसलिए 3 यहाँ पे आपको बताया है क्योंकि अगर आप एक बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं और भूल जाते हैं तो आप 2 लिख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है।
तो इसे आपको हर हाल में तैयार कर कर ही जाना है, क्योंकि ये हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है, देख लेना, इस बार भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको तैयार कर कर ही जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप तैयार कर कर जाते हो तो आपको यहाँ से 2 नंबर एकदम पक्का मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं निम्न है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं निम्न है, या फिर ऐसे लिख देना है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है। ठीक है, अगर विशेषता बोलता है तो विशेषता, और प्रवृत्ति बोलता है तो प्रवृत्ति। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं आप फर्स्ट लिखना क्या लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित। क्या लिखेंगे? तो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित। और दूसरा लिखेंगे छंदों के बंधन की उपेक्षा, छंदों के बंधन की उपेक्षा। और तीसरा आप लिख सकते हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आपको यहाँ से बड़ी ही आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप तीनों को याद कर लें, या फिर यहाँ पे 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, अगर आप देखेंगे कहीं और तो आपको इससे बड़े ही मिलेंगे, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, इनमें से कोई 2 आपको याद कर कर ही जाना है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, आपको इसे तैयार कर कर ही जाना है। ठीक है, आप 2 याद कर लीजिए, हो सकता है अगर इसे ना दे तो इसे, मतलब इन दोनों को तैयार कर कर ही जाना है हर हाल में। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर वहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, तो 4 नंबर। हो सकता है इसे ना दे तो यहाँ पे छायावादी भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन रीतिकाल तो देगा ही देगा। ठीक है, हो सकता है ये ना दे, छायावादी दे दे, लेकिन रीतिकाल हर हाल में देगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 3। देखिए प्रश्न 3 है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। यहाँ पे वात्स्यायन या है। ठीक है, या है, क्या है? तो या है, यान वात्स्यायन आगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखिए, तो आप लिख देना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 है कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। आपको यहाँ पे कवि का नाम लिखना है, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप कवि देखें, और यहाँ पे उत्तर में जयशंकर प्रसाद। क्या लिखेंगे? तो उत्तर में लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। और आपने यहाँ पे क्वेश्चन में कवि देखा, और यहाँ पे आप लेखक, यहाँ पे आपने अपने बुक में पढ़ा है कि लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कवि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद एक कवि के साथ साथ लेखक भी हैं, लेखक के साथ साथ कवि भी हैं। कहने का मतलब यह है कि लेखक और कवि ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो छायावाद के जो कवि हैं वह है जयशंकर प्रसाद, और आपको याद भी है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि छायावाद, तो आपको इसमें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप अगर याद करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना, और ये 1 नंबर का आएगा। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो फर्स्ट है बिहारी, और उसकी बिहारी की जो रचना है वह है बिहारी सतसई। एंड सेकंड है भूषण, तो भूषण की रचना है शिवराज भूषण। भूषण में शिवराज जोड़ना है, तो आपका यहाँ से भूषण हो जाएगा। ठीक है, भूषण की जो रचना है क्या है? तो भूषण की रचना है शिवराज भूषण। ठीक है, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, और भूषण की रचना है शिवराज भूषण। और ये अगर यहाँ पे ऐसे कहता है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 प्रमुख कवि, अगर 2 बोलता है तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन दे देता है, और कभी कभी 1 नंबर में भी दे देता है। तो यहाँ से अगर हो सकता है इस बार भी आ जाए, मतलब 2 नंबर का, हो सकता है 1 ही नंबर में आए। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर कर ही जाना है। ठीक है, तो जो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, और भूषण की रचना है शिवराज भूषण। और ये अगर यहाँ पे ऐसे कहता है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है,
और यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रमुख कवि, अगर दो बोलता है तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन दे देता है और कभी कभी 1 नंबर में भी दे देता है। तो यहाँ से अगर हो सकता है इस बार भी आ जाए, मतलब 2 नंबर का, हो सकता है 1 ही नंबर में आए। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर ही जाना है। ठीक है, तो जो बिहारी की रचना है वह है बिहारी सतसई और भूषण की रचना है शिवराज भूषण। ठीक है, ये 2 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बिहारी के लेखक। ठीक है, बिहारी और भूषण। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।